आज की 10 बड़ी खबरों से पहले मैं शुरुआत करेंगे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 7 वर्ष होने जा रहे हैं, दूसरे कार्यकाल के दूसरा साल और पहले 5 साल। तो इसको लेकर भाजपा ने एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है, गांव-गांव जाकर अभियान छेड़ा है गांव-गांव जाने का। तो जेपी नड्डा ने कल वर्चुअल बैठक कर सभी राज्यों को दिशा निर्देश दिए थे। उसी क्रम में आज राज्य के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बैठक कर सभी सांसदों को, विधायकों को और जो उनके पदाधिकारी हैं, सभी को 2-2 गांव में जाकर जन सेवा करने का लक्ष्य दिया है। वहीं युवा मोर्चा को भी करीब 2000 ब्लड यूनिट एकत्रित करने का लक्ष्य दिया गया है। भाजपा का ये कार्यक्रम गांव-गांव जाओ और वहाँ जाके सेवा कार्य करो, इस पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने इसको पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल बताया है। कांग्रेस की प्रदेश मीडिया प्रभारी गरिमा दसोनी ने कहा कि कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें पूरी तरह फेल हो गई हैं। अब वे गांव-गांव जाकर अपना डैमेज कंट्रोल करना चाह रही हैं। में आया है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने तमाम सांसदों और विधायकों को जमकर फटकार लगाई है। यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर उनको ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी कि अब लगातार भाजपा की छवि धूमिल होती चली जा रही है। जिस तरह से मिस हैंडल किया गया है पूरे कोरोना महामारी के दौर को, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो चाहे वो राज्य के स्तर पर हो, भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी किरकिरी इसकी हैंडलिंग में दिखाई पड़ रही है। वैक्सीन को लेकर भी भारी लोगों में आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा की ये जो कवायद है ये डैमेज कंट्रोल के रूप में देखी जा सकती है। और ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता से नेतागण हो, आज सभी फील्ड से नदारद हैं। सबने अपने आप को ऐसा लगता है गोया आइसोलेट कर लिया हो। और आज बच्चे अनाथ हो रहे हैं, परिवार उजड़ रहे हैं। आखिर कितने बच्चों को गोद लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आज ब्लड की जरूरत पड़ रही है, कितने रक्तदान शिविर लगाए। आप बेड और अस्पताल बनाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर स्टाफ की कमी रहेगी, आप स्टाफ भर्ती नहीं करेंगे तो कैसे तीमारदारी हो पाएगी, कैसे मरीजों की देखभाल हो पाएगी। ये समझ से परे है। ये डैमेज कंट्रोल के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हमारा अपराध से जुड़ी हुई है। हरिद्वार के भादराबाद थाना क्षेत्र में 17 मई को गिरिराज के घर एक डकैती हुई, जिसमें करीब 6 बदमाश मय हथियार उनके घर में आए और करीब 80,000 रुपये नगद और जेवरात घर से ले गए, जिसको लेकर पुलिस ने दबिशें दी, अपना जाल बिछाया और उसकी सफलता पुलिस को आज मिली है। पुलिस ने आज 6 में से 4 बदमाशों को कुछ नकदी और हथियारों के साथ बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जो गिरफ्तार किए गए बदमाश हैं वे सभी लोग बुग्गा वाला हरिद्वार का गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं, जिसमें एक है लुकमान, सहवान, दानिश व इमरान, जिनको गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2 बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिसमें उमर और जमालू, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। करते हैं हम जनता से जुड़ी हुई खबर की। हरिद्वार देहरादून ऋषिकेश जो हाईवे बना है, उसमें पहले ही देहरादून के लच्छीवाला में टोल प्लाजा लग चुका है, उसका भी विरोध हुआ। लेकिन अब एक नया टोल प्लाजा रायवाला के पास लग रहा है कहीं, और जिसको लेकर वहाँ के लोगों में काफ़ी विरोध है, स्थानीय लोगों में, जिसको लेकर प्रेमचंद्र अग्रवाल भी, विधानसभा अध्यक्ष हमारे, वे भी सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि एक योजना पे, एक प्रोजेक्ट में एक ही टोल प्लाजा होना चाहिए, जिसमें उन्होंने अपना बयान भी दिया है। देखिए क्या कहते हैं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल। के पास एक जो हरिद्वार से देहरादून प्रोजेक्ट बना था, सड़क का NH का, उसमें एक टोल प्लाजा लच्छीवाला में बना है, एक टोल प्लाजा यहाँ पे रायवाला के आसपास कहीं बना रहे हैं। जानकारी मिली तो मैंने तुरंत उसके बारे में, मैंने जो इनके PD हैं मिस्टर मौर्य, उनसे मैंने बातचीत की। उन्हें मैंने अपनी आपत्ति दर्ज रही, जनता को आप परेशान करने का ये कोई नया कारण बना रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद मुझे जानकारी मिली कि प्रदेश सरकार का भी इसमें कोई NOC दी गई है। तो मैंने सुधांशु जो हमारे PWD सचिव हैं, उनसे मैंने बातचीत की है कि भाई एक प्रोजेक्ट पे आप 2-2 टोल बैरियर कैसे लगा सकते हैं। मुझे देहरादून जाना है हरिद्वार से, तो मुझे 2 जगह टोल बैरियर देना पड़ेगा, या मुझे रायवाला से मुझे छित्रवाला आना है तो मुझे वहाँ पे जो मैं बहुत स्मूथली मैं जा रहा था, न मुझे कोई पैसे की समस्या थी, न मुझे समय की समस्या थी। मुझे अच्छा लगा कि मेरा यहाँ बढ़िया रोड बने, बढ़िया फ्लाईओवर बने। लेकिन एक छोटी छोटी जगह में जाने के बाद इतनी बाधाएं उत्पन्न होंगी, आप उसमें इतना परेशानी जनता को होगी, तो मुझे थोड़ा सा उसमें अव्यवहारिक जैसा लगा। और मैंने इसलिए उसकी आपत्ति भी अभी आर के सुधांशु जो हमारे PWD सचिव, उनसे भी की है, इसमें कोई रास्ता निकालें। नहीं तो ये हमारे यहाँ की जनता जो भी है, जो जनप्रतिनिधि है, जिनको वास्तव में किसी तरह से भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, वो भी अव्यवहारिक जैसा लगता है। और फिर
जनता को अनावश्यक इसमें परेशानी हो वो भी मुझे ठीक नहीं लगता है। और इसके लिए मैंने माननीय सांसद जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी प्रयास किया, वो मीटिंग में थे। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, वो हमारे सांसद भी, हमारे मार्गदर्शक भी, हमारे इस क्षेत्र के बहुत बड़े नेता भी, हमारे प्रदेश के नेता हैं, हमारे शिक्षा मंत्री हैं। मैं उनकी संज्ञान में लाऊंगा और उनका भी मैं चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद मिलेगा ताकि ये इस प्रकार की समस्याओं का निदान उनके माध्यम से हो। तो मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा। तो कुल मिला के हमारे क्षेत्र में जो इस प्रकार की समस्या हम कोशिश करेंगे उसका किस तरह से रास्ता निकले, कोई निदान निकले। अगली खबर जो उत्तराखंड के विनियमित क्षेत्र हैं उनके लोगों के लिए राहत भरी खबर है। शहरी विकास एवं आवास मंत्री बंशीधर भगत ने आज अधिकारियों की बैठक ली, समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी नगर विकास योजना बने वो जनहितों को देखकर बने। और वहीं उन्होंने कहा कि जो विनियमित क्षेत्र हैं उसमें जो नक्शा पास करवाने का प्रस्ताव में छूट दी जाएगी, जिसको लेकर वो प्रस्ताव कैबिनेट में लाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जो सब डिविजनल शुल्क है 5%, उसको भी घटाकर 1% किया जाएगा। इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया जाएगा। ऊर्जा निगम से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि ऊर्जा निगम के कर्मचारी 30 मई से अनिश्चित काल पर हड़ताल में जाने की तैयारी में है। उनका आरोप है कि जो उनका प्रबंधन है वो उनकी लगातार उपेक्षा कर रहा है, जिसके विरोध में वो हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर अब कोरोना को लेकर कुछ बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज अपने ऋषिकेश बैराज स्थित कैंप कार्यालय में जो मोर्चरी के कर्मचारी हैं उनको सम्मानित किया और उनको समाज का एक्चुअल में हीरो बताया और उनको शॉल ओढ़ाया और कहा कि जो समाज सेवा करते हैं वे ही समाज के असली हीरो होते हैं। और उन्होंने साथ साथ उनको 10-10 हज़ार रुपये देने की भी घोषणा की। वहीं दूसरी ओर कोविड से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों ने अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। तो आज डीजीपी अशोक कुमार ने करीब 85,95,350 रुपये का चेक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सौंपा, जो कि मुख्यमंत्री राहत कोष में जाएगा। ये थी बड़ी खबरें। अब देखते हैं कोरोना अपडेट। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम सामान्य रूप से जानते हैं और वास्तव में बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स होंगे, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ होगा, चाहे नर्सेज होंगी, या फिर उसके बाद हमारे जो भी ऐसे लोग हैं जो इस टाइम कोरोना से अपने जान की परवाह बिना करे और लोगों की सेवा कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं कह सकता हूँ पुलिसकर्मी हैं, फिर हमारे मीडिया के साथी हैं, हमारे अन्य बहुत से ऐसे लोग हैं जो एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हैं, जो हमारे सफाई कर्मी जिनको हम पर्यावरण मित्र कहते हैं। इनके बाद एक जो मुझे लगती थी कि वो वास्तव में मुझे कभी कभी बड़े मन में आती थी। मुझे याद है मैं एम्स के पिछले दिनों जब भाई संजीव बालियान जी के भाई की डेथ हुई, मैं वहाँ गया। बच्ची सिंह रावत की जब डेथ हुई एम्स में मोर्चरी में गया, तो मैं देखता था एक वो टीम जिनको लोग पहचान नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो मुस्तैदी से काम कर रहे थे। असली जो कोरोना वॉरियर है मैं उनको भी उसकी संज्ञा दे रहा हूँ। और आज मेरे मन में आया, कल मेरा जन्मदिन था, तो मैंने हमारे एम्स के पीआरओ मिस्टर हरीश थपलियाल से कहा कि भाई मैं उनके ऐसे कुछ छोटा सा उनके लिए मैं सम्मान करना चाह रहा हूँ। उनको भी अच्छा लगा। आज उनके तमाम लोग आज यहाँ पे आए हैं और आज उनको सम्मानित करके निश्चित रूप से मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये लोग हैं जो अपने परवाह किए हुए अपनी जान की, जो परवाह किए अपने परिवार की, और जिस समय की जब जिनके यहाँ डेथ हुई उनके परिजन बॉडी नहीं ले पा रहे थे या उस पर हाथ लगा रहे थे, तो ये लोग उस कोरोना से बिना डरे और हिम्मत करके और पूरे इच्छा शक्ति के साथ ये लोग उसकी डेड बॉडी को उठाना, उसको फिर जो भी शव वाहन या जहां तक उसे पहुंचाना और अंत तक उस बॉडी के साथ में रहना, तो आप समझिए कितना बड़ा पुण्य का काम, कितना बड़ा ये काम कर रहे हैं। मैं तो इनको साधुवाद दे रहा हूँ। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ ये लोग स्वस्थ रहें। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ इनका परिवार स्वस्थ रहे और इसी प्रकार ये हमारे जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप पूरा समाज इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित है। कोविड अपडेट को लेकर आज जो कोविड के मामले सामने आए हैं वो करीब 2756 मामले आज सामने आए हैं। मौतें 81 और कुल पॉजिटिव की बात करें अगर टोटल तो 3,18,346 टोटल अब तक राज्य में मिले हैं। वहीं कुल मौतों की बात करें तो 6,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। तो आज जो डाटा हमारे पास है करीब 6,020 लोगों की इसमें अब तक मौत हुई है। वहीं रिकवरी की बात करें तो 6,674 लोग आज ठीक होकर गए हैं और जो टेस्टिंग की बात है करीब 36,541 लोगों पे आज कोविड टेस्ट हुआ है। अंतिम खबर मौसम से जुड़ी हुई। मौसम विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य का मौसम शुष्क रहने वाला है।
और बात करें राजधानी देहरादून की, तो यहाँ हल्के बादल छाए रह सकते हैं और अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहेगा। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो आपकी कुछ वीडियोस आपके पास हो, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में या वीडियो के लास्ट में व्हाट्सअप नंबर है, उसमें नाम और पते के साथ आप अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।